हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू लर्न बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। धीरे धीरे करके एक एक दिन कम होता जा रहा है नीट 2026 के लिए। सो आप लोगों की तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, चलते रहिए, डटे रहिए, ठीक है। डेफिनेटली अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। बच्चों, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको लाइसोसोम कंप्लीट करवा दिया है और आज हम देखने वाले हैं वैक्यूल। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, वैक्यूल की जब हम बात करते हैं तो इसे कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस present in space, present in cytoplasm, present in cytoplasm। वैक्यूल क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और जब मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस की बात आती है तो इसकी मेम्ब्रेन कैसी है? सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। ये कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। वैक्यूल की ऑब्जर्वेशन के लिए, डिस्कवरी के लिए अलग अलग साइंटिस्ट की बातें हैं। जैसे कि सबसे पहले हम कहें तो ल्यूवेनहॉक ने देखा, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में आपका स्पेलिंजनी ने बताया। अलग अलग साइंटिस्ट की बातें हैं। अभी हम साइंटिस्ट से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब वैक्यूल जो होते हैं बेटा, अलग अलग तरह के वैक्यूल होते हैं। जैसे कि अगर तुमसे कहा जाए, एक आपका है सैप वैक्यूल, ठीक है। सैप वैक्यूल हो गया, गैस वैक्यूल हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया, और आपका फूड वैक्यूल हो गया, फूड वैक्यूल हो गया। अब इनमें से सबसे पहले एनसीईआरटी में जो है ज्यादा बात किसके बारे में कही गई है? सैप वैक्यूल के बारे में कही गई है, तो उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। इन सभी वैक्यूल में आपस में क्या देखने को मिल रहा है? डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों सैप वैक्यूल। जब आपसे सैप वैक्यूल के बारे में पूछा जाए तो आप ये कहेंगे कि प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, और इसका जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को आप क्या कहते हो? इसका मेम्ब्रेन कहलाता है टोनोप्लास्ट। क्या कहलाता है इसका मेम्ब्रेन? टोनोप्लास्ट। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में ने सैप वैक्यूल शब्द नहीं यूज किया है, पर वहां पे उन्होंने जो बातें कही हैं उनके फर्स्ट पैराग्राफ में, वो मेनली किस लिए कही गई है? सैप वैक्यूल के लिए कही गई है। तो उसको जरा ध्यान से समझें। बचपन से हमने एक डायग्राम देखा है, ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है। देखो जरा कैसे हेक्सागन की तरह ऐसा ऐसा डायग्राम होता है, क्योंकि हमको पता है सेल वॉल कैसी होती है, हार्ड और रिजिड होती है, उसकी वजह से ऐसा फिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके नीचे क्या है बच्चों? इसके नीचे आपका प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ जो मैंने इतना बड़ा सा ये जो ड्रॉ किया है, ये क्या है बच्चों? ये है आपकी वैक्यूल। और यहां ध्यान रखेंगे इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? ये न्यूक्लियस है। इसीलिए एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि स्ट्रक्चर, ये जो आपकी वैक्यूल है, इट ऑक्यूपाई 90% वॉल्यूम ऑफ सेल, ठीक है। तो देखो ये जो बात डायग्राम के लिया गया है प्लांट सेल का, तो इसे आप क्या कह रहे हो? ये है आपकी सेल वॉल, देन इसके नीचे क्या है आपका? सेल मेम्ब्रेन, और उसके नीचे बच्चों क्या है? ये है आपकी वैक्यूल। और इस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है ये कहलाती है टोनोप्लास्ट। क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन जो है सिंगल मेम्ब्रेन, वो कहलाई टोनोप्लास्ट। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब वो इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसीलिए कहा जाता है 90% वॉल्यूम
of cell can occupy by वैक्यूल। वैक्यूल जो है 90% स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलेंगे हम। आपने ये कह दिया सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल का मेम्ब्रेन आ गया, टोनोप्लास्ट। अब बच्चा मैंने यहाँ पे एक शब्द यूज किया है सैप वैक्यूल। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है बच्चों, उस लिक्विड को आप कहते हो सेल सैप। क्या कहते हो बच्चों उस लिक्विड को? उस लिक्विड को आप कहते हो सेल सैप, या सिर्फ सैप भी कह सकते हो। ओके, आइए, ये जो सैप है बेटा, ये हाइपरटोनिक होता है। कैसा होता है? हाइपरटोनिक होता है और एसिडिक होता है। कैसा होता है? हाइपरटोनिक और एसिडिक होता है। मींस ये जो इसके सराउंडिंग में यहाँ जो लिक्विड भरा हुआ है, ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, है ना। सराउंडिंग में लिक्विड जो भरा हुआ है, ये आपका क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो उसके कंपैरिजन में इसके अंदर सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। वाटर होता है पर कंपैरेटिवली साइटोप्लाज्म से उसका वाटर का अमाउंट कंपैरिजन किया जाए। जैसे तुम देखो, तुम्हारे पास 1 ग्लास है, 1 ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें तुमने 1 स्पून डाला, ठीक है, 1 स्पून ऑफ शुगर डाला। और दूसरा ग्लास है, उसमें तुमने सेम जो है, मान लीजिए 500 ml के 2 ग्लास हैं, दूसरे में आपने 3 स्पून शुगर डाल दिया। तो पानी तो दोनों में है, पर कॉन्सेंट्रेटेड किसका हुआ? आपका, जिसमें 3 स्पून शुगर है। ऐसे ही ये हाइपरटोनिक क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर आपके सॉल्ट ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे मैंने शब्द यूज किया हाइपरटोनिक। इसके लिए एनसीईआरटी कहती है कि इसके अंदर क्या क्या भरा होता है। बोला इसके अंदर आपके सब्सटेंस विच इज नॉट यूजफुल फॉर सेल, ठीक है, सब्सटेंस विच इज नॉट यूजफुल फॉर सेल, वो होता है। प्लस इसके अंदर वाटर होता है, ठीक है, सॉल्ट्स होते हैं, एसिड होता है, ठीक है, एसिड। और आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एसिड, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या है? आपने कहा ऐसे सब सब्सटेंस विच इज नॉट यूजफुल फॉर सेल, वो भी उसी के अंदर स्टोर है। उसमें पानी भी है, उसमें सॉल्ट भी है, उसमें एसिड भी है। इतनी सारी चीजें उसके अंदर होने की वजह से ये कैसा हो गया? आपका हाइपरटोनिक हो गया, ठीक है। अब जब हाइपरटोनिक इसकी कंडीशन है, तो जब इसे एब्जॉर्प्शन करना होता है, तो ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करता है। आपकी ये जो टोनोप्लास्ट है, इसके यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के पंप्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? पंप प्रेजेंट होंगे। तो बच्चों, जब इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होगा बाहर से अंदर की तरफ, तो आप बोलोगे कि ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसीलिए एनसीईआरटी कह रही है कि एब्जॉर्प्शन इनटू द वैक्यूल occurs against the concentration gradient, ठीक है। concentration gradient के अगेंस्ट क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया है कि जब लो टू हाई आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कोई चीज यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन हुआ, ठीक है। तो उसे हमने कह दिया यहाँ पे कि कुछ स्पेसिफिक पंप्स की मदद से एब्जॉर्ब कर लोगे और अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो absorption against the concentration gradient, absorption against concentration gradient, absorption against concentration gradient into वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो आपका क्या है? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर हाइपरटोनिक और एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिसमें बहुत सारे सॉल्ट, एसिड, वाटर सब प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक बात बता रही हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी वहां से क्वेश्चन आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दी सब्सटेंस,
आपके इस वैक्यूल में कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसे मैं स्टार मार्क करके बस इसलिए बोल रही हूँ कि मे भी कभी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब बड़ी अचंभे वाली बात लग रही होगी कि भाई आपके पिगमेंट तो प्लास्टिड में मिलते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में कि वैक्यूल के अंदर कुछ पिगमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। सम पिगमेंट्स आपको वहां पे देखने को मिल सकते हैं। कौन से पिगमेंट? जैसे कि एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन हो गया, फिर आपने कहा एंथोजेंथिन हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका हो गया बीटा साइनिन, और भी होता है एंथोकॉन वगैरह, तो आप याद रख सकते हो। जैसे बीटा साइनिन जो है रेड कलर का होगा, बीटरूट में बोल दोगे। एंथोजेंथिन जो है वो येलो कलर का होगा। अब एंथोसाइनिन जो है वो कैसा होगा? ब्लू कलर का होगा, है ना। तो यहाँ से आपके वैक्यूल में मिलेंगे, और इसलिए कहा, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि फिर ये जो वैक्यूल के जो पिगमेंट है वो किसको कलर प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा आंसर होना चाहिए कि पेटल्स में जो कलर है और आपके फ्रूट के वॉल में, पेरिकार्प में जो कलर है वो किसकी वजह से है? वो आपके वैक्यूल की वजह से। तो हमको बोल देना चाहिए ये जो कुछ पिगमेंट है प्रोवाइड कलर टू आपका फ्रूट वॉल, जिसे आप पेरिकार्प भी कहते हो, एंड पेटल्स, ऐसा हमने लिख लिया। तो ये जो आपको मैंने बताया है, या एनसीईआरटी के पहले के पैराग्राफ में जो भी बताया गया, वहां पे टर्म सैप वैक्यूल यूज नहीं किया गया, बट एक्चुअली जब वो कह रहे हैं कि 90% स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, उसमें हाइपरटोनिक लिक्विड होता है, तो दे आर एक्सप्लेनिंग अबाउट सैप वैक्यूल, जो कि आपके प्लांट में देखने को मिलता है। बचपन से प्लांट से का ये डायग्राम आपने सभी ने देखा है, जिसमें बड़ा सा वैक्यूल बना दिया जाता है, और इस तरीके से इसका सादा एक्सप्लेनेशन है। अब मैंने आपसे कहा था इन सभी में थोड़ा डिफरेंस है, वैक्यूल अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो बच्चों अगला वैक्यूल, हम ये आपका सैप वैक्यूल होता है, अगला वैक्यूल हम बात कर रहे हैं गैस वैक्यूल के बारे में। देखिए जरा फटाफट बच्चों, जब आपसे कहा जाए गैस वैक्यूल, तो गैस वैक्यूल का मिलना किसका फीचर है? ठीक है, सबसे पहले तो जैसा कि नाम में दिया गया है गैस, ठीक है, ये ऐसा वैक्यूल है जिसके की अंदर क्या होगा? गैस स्टोर होगा, ठीक है। जैसे कि सैप वैक्यूल भी क्या कर रहा था? स्टोरेज कर रहा था ना चीजों का, वेस्ट का स्टोर कर रहा था, एसिड का स्टोर कर रहा था, आयंस का स्टोर कर रहा था। वैसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर क्या मिलता है? गैस मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। क्या बोल सकते हो? गैस इज प्रेजेंट इन इट। दूसरा आप ये कह सकते हो, गैस मिल रहा है तो ये फ्लोटिंग में हेल्प करेगा, ठीक है, हेल्प्स इन फ्लोटिंग, ठीक है। दूसरा आप क्या कहोगे? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड protection from UV radiation, provide protection from UV radiation, UV radiation से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब मैं यहाँ पे जब एग्जांपल लूंगी बच्चों, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। एक्चुअली आपकी अर्थ पे जब कंडीशंस बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं थी, तो जैसे कि हम प्रोकैरियोट्स में बात कर सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में गैस वैक्यूल देखने को मिलते हैं, और प्रोकैरियोट्स में जो आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे कि बीजीए में आपका क्या देखने को मिलेगा? गैस वैक्यूल देखने को मिलेगा। तो उस समय पे वो यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में मदद कर रहा था और फ्लोटिंग में हेल्प कर रहा था। तो कहाँ मिलेगा ये आपका? ये मिलेगा प्रोकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में भी हम ध्यान रखें बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, और साइनोबैक्टीरिया। आई होप मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है। नहीं भी समझ में आ रही है तो बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन कर देंगे, ठीक है। चलिए, उसका आंसर आपको पक्का मिलेगा। नेक्स्ट आइए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। बच्चों
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है मेनली प्रोटिस्ट में देखने को मिलता है या लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमने कहा इट इज द वैक्यूल present in प्रोटिस्ट। और प्रोटिस्ट में अगर आपके पास एग्जाम्पल आपको देना पड़े तो आप क्या कहेंगे, पैरामीशियम, अमीबा। एनसीईआरटी ने सिर्फ अमीबा कहा है, पैरामीशियम नहीं कहा, पर दोनों प्रोटिस्ट है तो मैं पैरामीशियम अमीबा बता रही हूं। अब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है बच्चों? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम होता है हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन। किसमें मदद करता है? ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसमें हेल्प करता है? ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑस्मोरेगुलेशन की अगर बात की जाए, इसका मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर के अमाउंट को मेंटेन करके रखना। तो ये ऑस्मो आपकी जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इट रिमूव्स एक्सेस ऑफ वाटर आउट फ्रॉम द सेल। ठीक है, क्या करेगी ये? हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन, रिमूव्स excess of water out from the cell। उसके अलावा हमें बोलना चाहिए मेंटेन salt and water inside cell। ठीक है, बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर के अमाउंट को मेंटेन करके रखेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो है बहुत सारी सेल्स में देखने को मिलता है। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब आपको लाइसोसोम बताया था तब भी कहा था कि वहां पे जब आपकी डब्ल्यूबीसी को डाइजेस्ट करना होता है तो फेगोसोम बनती है। ठीक है, तो वो फेगोसोम जो होती है फॉरेन सब्सटेंस को या सेल को कुछ भी अगर न्यूट्रिशन चाहिए दूसरे सेल्स में तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो फूड वैक्यूल को आप एक तो डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कह सकते हो। ठीक है, क्या भी कह सकते हो? डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कह सकते हो। तो ये प्रेजेंट इन मैनी सेल्स, ठीक है, बहुत सारी सेल्स में मिल रही है। अब एग्जाम्पल के फॉर्म में, जैसे कि आप यहाँ पे मैनी सेल्स आपने कह दिया, तो मैनी सेल्स में अभी यहाँ पे प्रोटिस्ट में फिर से अमीबा की बात कह दो। किसकी बात कह दो? अमीबा की बात कह दो। और ये वाली वैक्यूल एक्चुअली, दिस टाइप ऑफ वैक्यूल इज फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। ये वाली जो वैक्यूल है कब बनती है? फूड पार्टिकल्स का जब इनगल्फ किया जाता है तो ये बनती है। ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड at the time of engulfing of food particle की engulfing के टाइम पे ये वैक्यूल आपका बनता है। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा? आपने पूरा वैक्यूल एक देख लिया रफली, जिसमें सैप वैक्यूल देख लिया, गैस वैक्यूल देख लिया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देख लिया और फूड वैक्यूल देख लिया। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा वैक्यूल जो है ऑस्मोरेगुलेशन में मिलता है। डोमिनेंटली आपका क्या कहते हैं, प्लांट्स में कौन सा वैक्यूल मिलता है? तो हमने कहा सैप वैक्यूल मिलता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ऐसे कौन से प्लांट सेल हैं जिनके यहाँ पे आपका सैप वैक्यूल देखने को नहीं मिलेगा? तो आप कहोगे सैप वैक्यूल इज एब्सेंट इन it is absent in मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किसमें एब्सेंट है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों भाई? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है और वैक्यूल क्या काम कर रहा है? स्टोर करने का काम कर रहा है। तो
वो तो इतना फास्ट डिवाइड करती हैं कि जो भी चीजें उनके यहाँ पे होती है उनका सारी चीजें यूज हो जाती हैं, उनको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने बोला इट इज एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स, ठीक है, क्योंकि ये कैसी सेल्स हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, डिवाइडिंग सेल्स। चलिए अब आप ये कहेंगे कि और अगर होंगे भी ना तो बहुत छोटे होंगे, अगर कहीं ऐसा लाइन लिखा है कि भाई मिलता है तो आप बोलोगे छोटा। अब एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स, देखो अगर आपसे हाँ या ना में क्वेश्चन पूछा जाए कि एनिमल सेल में वैक्यूल मिलता है या नहीं तो आप बोलोगे नहीं। फिर अगर ये पूछा स्टेटमेंट वाइज बात आ जाए, बोले हाँ मिलता तो है बट कैसा मिलेगा, छोटा मिलेगा, ठीक है, तो एनिमल सेल के केस में आप कैसा बोलोगे, छोटा वैक्यूल देखने को मिलेगा, स्मॉल साइज। प्लांट जितना बड़ा वैक्यूल देखने को नहीं मिलेगा, प्लांट में एक ही वैक्यूल होगा जो इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जबकि एनिमल सेल के केस में एक या दो वैक्यूल भी हो सकते हैं बट साइज में छोटे होंगे। तो आई होप मेरे भावी चिकित्सकों को पूरा वैक्यूल समझ में आया होगा। फिर भी इस छोटे से लेक्चर में या इस छोटे से टॉपिक में आपको छोटा सा डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको जो भी टॉपिक मुझसे पढ़ना हो तो भी कमेंट सेक्शन में बता दो, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में बता दो। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जब आप मेहनत करोगे तो टाइम कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ऑनेस्टली तैयारी करो, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे बच्चों हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।